पिछला जो क्लास हुआ उसमें हम लोग बात कर रहे थे कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो ब्लड के कंपोजिशन में अभी तक हम बात किए थे कि दो कंपोनेंट होते हैं। पहला हो गया उसका प्लाज्मा और दूसरा हो गया हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, ब्लड के प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो ये 55% था और ये आपका 45% था। प्लाज्मा में भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्लाज्मा के अंदर मौजूद है क्या क्या चीज। सबसे पहले बात करें वाटर, फिर बात करें प्रोटीन, फिर बात करते हैं हम कुछ फूड मटेरियल, खास तौर पे उसमें जो भी डाइजेस्टेड फूड है, और कुछ आयंस एंड मिनरल्स की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर वाटर की बात करें तो 90 से 92% वाटर होता है। प्रोटीन में 3 नाम आपको याद रखने थे, ये शायद आपको याद हो भी गए होंगे। पहला है क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार फाइब्रिनोजन, दूसरा है आपका इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार ग्लोब्यूलिन, और तीसरा है हमारा जो ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करता है वो है एल्बुमिन। ठीक है, फूड के अंदर हम अमीनो एसिड ले सकते हैं, अमीनो एसिड हम ले सकते हैं यहाँ ग्लूकोज, और हम फैटी एसिड की बात कर सकते हैं, हम ग्लिसरॉल की भी बात कर सकते हैं। इस तरह से आयंस के रूप में कैल्शियम आयन होता है ब्लड के प्लाज्मा में, सोडियम आयन होता है, क्लोराइड आयन होता है, और HCO3 ये आयन भी होता है। ये प्लाज्मा हो गया। फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 तरह की सेल पाई जाती हैं। अब चूंकि हम क्लास 11th में हैं तो आरबीसी को हमको लिखना पड़ेगा इरिथ्रोसाइट। आरबीसी को क्या लिखना पड़ेगा? इरिथ्रोसाइट। चाहे तो लिख सकते हैं बीच में आरबीसी। ठीक है, दूसरा यहाँ पर डब्ल्यूबीसी को हमें लिखना पड़ेगा ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट। आप बोल रहे सर केवल बायोलॉजी में नाम आप बढ़ाते जा रहे हैं। भैया ये नाम याद करोगे तभी तो नंबर आएंगे, हैं? और तीसरा होगा आपका थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट जिसे हम बोलते थे प्लेटलेट्स। ठीक है, ये हो गया था। आरबीसी के अंदर जो हमने बात किया था, सबसे पहले बात किया था कि हीमोग्लोबिन होता है इसलिए रेड कलर होता है। एक तो ये बात याद रखना है। दूसरा हमको बात करना है कि 5.5 मिलियन पर mm³ इनका क्वांटिटी होता है। कहाँ बनती हैं? बोन मैरो के अंदर बनती हैं। लाइफ स्पान कितना होता है? 120 डेज लाइफ स्पान होता है। जब ये मर जाती है तो कहाँ पे इनको फिल्टर किया जाता है? स्प्लीन। स्प्लीन को क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ये कुछ ऐसी बातें थी जो मैं आपको समझा रहा था। एक चीज और थोड़ा सा दिमाग में डाल लीजिए, 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 ml ब्लड। 100 ml अगर ब्लड लेंगे तो ये लगभग इतना हीमोग्लोबिन इनके पास होता है। बाइकॉनकेव इनका शेप होता है, बाइकॉनकेव। इस तरह की ये सेल होती है, हाँ? और इनमें लेक ऑफ न्यूक्लियस भी एक इंपॉर्टेंट फीचर था। लेक ऑफ न्यूक्लियस कैमल में होता है, हाँ? थोड़ा नोट में कहीं पे लिख सकते हैं कैमल। ठीक है, ये थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिएगा इसको।
तो ये आपका इरिथ्रोसाइट, यहाँ तक हम लोग बात पूरी कर चुके थे। अब थोड़ा हम ल्यूकोसाइट की बात करते हैं। ल्यूकोसाइट थोड़ा सा जो WBC है, इसका कई अलग अलग टाइप की होती है WBC। पहले तो इसका बेसिक थोड़ा सा जान लेते हैं कि इनकी संख्या कितनी होती है, क्या होता है। तो सबसे कम मात्रा में होती है, व्हाइट कलर की होती है। कलर क्या होता है? व्हाइट कलर, ठीक है। और इनकी संख्या भी बहुत कम है, ओनली 6000 to 8000 पर mm³, जो बहुत कम है। कंपेयर करें RBC से तो बहुत कम होता है, ठीक है। और अब हम इनकी बात करेंगे कि इनको दो टाइप में बांटा गया। यहां से आपका आज का क्लास शुरू होता है। ल्यूकोसाइट को दो, जब हम इनको माइक्रोस्कोप में देखते हैं WBC को, तो सेल के अंदर अगर कुछ ग्रेन्यूल्स जैसी स्ट्रक्चर दिख रही हैं, कुछ सॉलिड ग्रेन्यूल्स जैसे अगर बिखरे हुए पाए जाते हैं, तो उन सेल को हम बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट सेल। इनको हम क्या बोलते हैं? ग्रेनुलोसाइट सेल। ग्रेनुलोसाइट सेल। अगर माइक्रोस्कोप में WBC देखते हैं और कुछ ग्रेन्यूल्स साइटोप्लाज्म में अगर दिखाई नहीं देते, तो उन सेल को हम बोलते हैं एग्रेनुलोसाइट सेल। एग्रेनुलोसाइट सेल। ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है। WBC को हम दो अलग अलग ग्रुप में बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन अंडर द माइक्रोस्कोप। One are the granulocyte, which have some granules-like structure found distributed in the cytoplasm, and some are agranulocyte। ठीक है, ये दो चीज आपको समझ में आना चाहिए। ये थोड़ा सा अभी और क्लासिफिकेशन होना है, क्यों ना मैं इसको एक सेपरेट थोड़ा लिखूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आपको आराम से समझ में भी आएगा। तो मैं WBC को अलग से पूरा एक टेबल बनाता हूं ताकि आपको याद रहे। इस तरह का टेबल आपको फेयर में एक बनाना चाहिए, ठीक है। तो मैं WBC का एक पूरा टेबल यहाँ पे बनाता हूं। चलिए, WBC की बात कर रहे हैं हम, इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। देखिए, आपने एक ब्लड कैंसर का नाम सुना होगा, ल्यूकेमिया। एक्चुअली उस ब्लड कैंसर में क्या होता है, WBC की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसी को हम ब्लड कैंसर बोलते हैं। तो ल्यूकेमिया ल्यूकोसाइट सेल से ही बनता है, तो दिमाग में नाम याद रहेगा आपको WBC। चलिए, दो में बांट दीजिए, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट, ठीक है। ग्रेनुलोसाइट और दूसरा बांट देंगे एग्रेनुलोसाइट। संख्या तो हमको याद हो ही गई, 6000 से 8000 पर mm³, ये इनकी संख्या है, वाइट। अब ये जो ग्रेनुलोसाइट हैं, हाँ, ये इनको जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इनको स्पेशल स्टेनिंग करना पड़ता है। देखिए, हम जब भी कोई प्लांट सेल या एनिमल सेल को अंडर द माइक्रोस्कोप देखते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, एक कलर से, डाई से उसको हाईलाइट करते हैं, उसके डिफरेंट पार्ट को। तो जब हम ग्रेनुलोसाइट को देखते हैं तो इनमें से कुछ सेल ऐसी हैं जो एसिडिक नेचर के स्टेनिंग रिएजेंट से ही कलर लेती हैं। वो एसिड नेचर का डाई होता है। कुछ ऐसे होते हैं इनमें सेल जो बेसिक नेचर की जो डाई हैं, केवल उनसे कलर लेती हैं। और कुछ ऐसी हैं जो न्यूट्रल टाइप के स्टेनिंग रिएजेंट से कलर लेती हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ आखिर वो किस टाइप के स्टेनिंग रिएजेंट से हम उनके पार्ट को हाईलाइट कर सकते हैं, इसके आधार पर ये जो ग्रेनुलोसाइट सेल हैं, इनको हम तीन अलग अलग टाइप की WBC में बांटते हैं। आखिर ये कलर कौन सी डाई से ले रही हैं, इसके आधार पर ग्रेनुलोसाइट WBC कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे इओसिनोफिल, इओसिनोफिल्स।
इयोसिनोफिल मतलब एसिड, एसिडिक डाई से ये कलर लेते हैं। इयोसिन एक डाई होता है, स्टेनिंग रिएजेंट होता है, इयोसिनोफिल से ये कलर ले सकती हैं। दूसरी होती है आपके बेसोफिल। अब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है बेसोफिल, ये बेसिक कलर का जो होता है स्टेनिंग रिएजेंट, उसी से हाईलाइट हो सकती है। और एक होती है न्यूट्रोफिल। मुझे लग रहा है कि ये नाम आपको याद करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, इयोसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब इनमें अगर हम बात करें खास तौर पे एग्रेनुलोसाइट की अगर हम बात करें, जिनमें वो कुछ ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, साइटोप्लाज्म में कुछ ग्रेन्यूल्स नहीं दिख रहे, ये भी दो टाइप की होती है। एग्रेनुलोसाइट ये भी दो टाइप की होती है। एक को बोलते हैं हम लिम्फोसाइट और दूसरी को हम बोलते हैं मोनोसाइट। ठीक है, अब ये नाम पहले तो याद होना है, इसके बाद इनकी क्वालिटी और इनके फीचर्स हमको याद करना है, और यहीं से क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा फ्रेम होते हैं। तो सबसे पहले तो ग्रेनुलोसाइट को तीन में बांट दीजिए, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। एग्रेनुलोसाइट, जब ये सेल को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो बस केवल न्यूक्लियस दिखता है, बाकी और नॉर्मल साइटोप्लाज्म है। लेकिन यहाँ जब हम सेल को देखते हैं तो इसके अंदर कुछ प्रोटीनियस राइबोसोम जैसे इस तरह से बहुत ज़्यादा ये मात्रा में दिखते हैं, तो ये ग्रेनुलोसाइट कहलाती है। ठीक है, ये एसिड से कलर ले रही हैं, ये बेस डाई से कलर लेती हैं, ये न्यूट्रल डाई से कलर लेती हैं। बस केवल इसके आधार पे इनको हमने बांटा हुआ है। अब इनके बारे में जो फीचर्स है वो थोड़ा सा हमको याद रखना है। ये न्यूट्रोफिल इन सभी टाइप की डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। एक सवाल तो यही आता है, सबसे ज्यादा कौन सी टाइप की डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, तो आपको यहां पर न्यूट्रोफिल लिखना पड़ेगा। ये हाईएस्ट क्वांटिटी, हाईएस्ट क्वांटिटी सबसे ज्यादा यही पाई जाती है। और सबसे कम कौन सी पाई जाएगी, वो ये है बेसोफिल, लोएस्ट क्वांटिटी। ये थोड़ा सा आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ये सवाल कई बार पूछा जाता है, डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, आंसर आता है न्यूट्रोफिल। सबसे कम कौन सी पाई जाती है, आंसर आता है आपका बेसोफिल। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है। ये लगभग 60 से 65% यही होती है न्यूट्रोफिल, 60 to 65% होती है, इतना आपको याद रखना है। और ये केवल 0.5 से लेकर 1% होती है। हालांकि ये परसेंट हमको याद रखना इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है, हमको तो हाईएस्ट और लोएस्ट याद रखने की जरूरत होती है। अब थोड़ा सा इनमें अलग अलग के अलग अलग फंक्शन भी दिए हैं, वो हमको थोड़ा सा जानना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। ये न्यूट्रोफिल और ये मोनोसाइट, इन दोनों का काम होता है फैगोसाइटोसिस होती है। एक्चुअली ये सेल किसी दूसरे जो इनके आसपास कोई आता है बैक्टीरिया वायरस, उसको खा जाती हैं, निगल जाती हैं, उसको गटक जाती हैं। एक सेल जैसे अमीबा अपना फूड खाता है, ऐसे ये सेल किसी भी फॉरेनर पार्टिकल को निगल जाती हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, इसलिए इनको नाम दिया गया फैगोसाइटिक सेल। ये पूछा जाता है कि कौन सी सेल फैगोसाइटिक सेल होती है, तो एक तो न्यूट्रोफिल को फैगोसाइटिक बना दीजिए, सबसे ज्यादा होती है, ये घूमते रहते हैं, कोई भी आएगा उसको खा जाएंगे। और एक मोनोसाइट को भी आप क्या बना दीजिए, फैगोसाइटिक बना दीजिए। ये भी यही सेम काम करती हैं, दोनों फैगोसाइटिक काम करती हैं, डिफेंस करती हैं, पैथोजन से हमारे बॉडी की सुरक्षा करती है। ये जो बेसोफिल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक्चुअली कुछ सीक्रेशन होता है। क्या क्या सीक्रेशन होता है वो थोड़ा सा नाम याद करना है केमिकल का। एक होता है हिस्टामिन, एक होता है सीरोटोनिन, सीरोटोनिन,
और एक तीसरा यहाँ पर इससे सीक्रेट होता है हिपेरिन। इनका मैं थोड़ा सा आपको फंक्शन बताता हूँ। ये तीनों केमिकल बेसोफिल रिलीज करते हैं, हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हिपेरिन। क्लास 12 में भी ये केमिकल काम आएंगे, आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर भी ये केमिकल काम आएंगे। हिपेरिन एक ऐसा केमिकल होता है कि अगर ये ब्लड में मिला दिया जाए तो ये ब्लड को क्लॉटिंग होने से रोकता है, ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा। हिपेरिन, हमारे बॉडी में ब्लड लगातार अंदर पाइप में फ्लो हो रहा है, आप कल्पना करो कि अगर वो अंदर फ्लो करते करते जमना शुरू कर दे, क्लॉट बनना शुरू कर दे, तो वो आपके कोई भी आर्टरी, वेन, कैपिलरी में जाके ब्लॉकेज कर देगा और आपकी डेथ हो जाएगी, ब्लड का फ्लो नहीं हो पाएगा। इसलिए ये बेसोफिल थोड़ी थोड़ी मात्रा में हिपेरिन रिलीज करते रहते हैं। अगर छोटा मोटा क्लॉट कोई बन भी गया तो तुरंत वो डिजॉल्व हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हिपेरिन। जो ब्लड बैंक में जब आपका ब्लड कलेक्ट करके रखते हैं तो वहां पर ये हिपेरिन उसमें मिक्स कर दिया जाता है ताकि उस पैकेट में आपका ब्लड सुरक्षित रहे, उसका क्लॉटिंग ना हो, वो जम ना जाए, खराब ना हो जाए, इसलिए उसमें हिपेरिन मिक्स करके रखते हैं। हमने क्लास 10th में जब आर्टिफिशियल किडनी के बारे में पढ़ा था, हीमोडायलिसिस किया था, तो हमने देखा पेशेंट का ब्लड जब निकाला सेलोफेन टेप की ट्यूब से, जब पास किया था उसको, तो उसमें भी हमने हिपेरिन मिलाया था ताकि वो उस बाहर की नली में जम ना जाए ब्लड। तो हिपेरिन बहुत काम का है, ये ब्लड को जमने से बचाता है, क्लॉटिंग होने से बचाता है। और ये हिस्टामिन और सीरोटोनिन, ये एक्चुअली आपके बॉडी में तब सीक्रेट किए जाते हैं जब आपका बॉडी किसी एलर्जेंस के संपर्क में आ जाता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को धूल से, मिट्टी से एलर्जी होती है और अगर वो व्यक्ति इनके संपर्क में आता है तो फिर ये केमिकल रिलीज होना शुरू हो जाते हैं उसकी बॉडी में अपने आप, और ये जितने ज्यादा रिलीज होंगे उतने ही एलर्जिक सिम्टम्स आ जाएंगे उस व्यक्ति में। एक्चुअली ये एलर्जी पैदा करते हैं। ये दोनों जिम्मेदार किसके लिए हैं? एलर्जी के लिए। हमारे बॉडी में जो सिम्टम्स आते हैं, चकत्ते बन जाते हैं, स्वेलन आ जाती है, आंखों से आंसू आते हैं, नाक टपकने लगती है, जो भी होने लगता है, एक्चुअली वो ये केमिकल रिलीज होने के कारण ही वो सिम्टम्स आते हैं एलर्जी के। अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं, आप किसी ऐसी एलर्जेंस के संपर्क में आ गए कि आपको छींक आ रही है, खांसी आ रही है, इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको एंटी हिस्टामिन ड्रग लेना पड़ेगा, इसको सप्रेस करना पड़ेगा जो बेसोफिल ने रिलीज कर दिया था आपके बॉडी में। तो इस सीरोटोनिन और हिस्टामिन दोनों एलर्जिक प्रोसेस से रिलेटेड केमिकल हैं, बेसोफिल इनको रिलीज करता है। ये आपको थोड़ा याद रखना है। क्लियर हो गया? इयोसिनोफिल की बात करते हैं तो ये आपके बॉडी में कहीं ना कहीं रेजिस्ट पावर देता है, थोड़ा इन्फेक्शन से आपको बचाने का काम करता है। रेजिस्ट पावर केवल आप लिख दीजिए, एक्चुअली रेजिस्ट इन्फेक्शन में यहाँ लिख सकता हूँ, ये आपके बॉडी को इन्फेक्शन होने से बचाने में हेल्प करता है। ठीक है, और थोड़ा बहुत ये एलर्जिक प्रोसेस में भी इसका रोल माना जाता है, लेकिन इसका मेन फंक्शन है कि ये हमारी बॉडी को थोड़ा सा हिम्मत दिलाता है, ताकत दिलाता है, ताकि हम उस इन्फेक्शन को रेजिस्ट कर सके। तो ये कोई खास ऐसा कोई काम नहीं है। हमारा मेन काम तो है कि फैगोसाइटिक कौन है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। मोनोसाइट भी फैगोसाइटिक है और न्यूट्रोफिल भी फैगोसाइटिक है। ठीक है, अब रह गया हमारा लिम्फोसाइट। चलो लिम्फोसाइट को भी देखते हैं। लिम्फोसाइट दो तरह का होता है। अरे सर अभी और भी बाकी है। हाँ भैया, थोड़ा सा पढ़ना है। एक होता है टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, और एक होता है बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट का काम है फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी क्या होती है? वो प्रोटीन होती हैं जो एक स्पेसिफिक एंटीजन को बांध देती हैं, उसको जकड़ लेती हैं ताकि वो अपनी ग्रोथ ना कर पाए। इस तरह का अगर हम बात करते हैं तो ये प्रोटीन होती हैं, और कोई भी पैथोजेंस जब आता है तो ये प्रोटीन उसको यहाँ पर बांध देती हैं, चिपका देती हैं उसको और पैक कर देती हैं, ऐसे पकड़ लेती है। ये चार इसमें
पेप्टाइड चेन होती है प्रोटीन की। क्लास 12 में आपको ये समझ में आएगा। तो जब कभी भी कोई पैथोजेंस हमारी बॉडी में मूव करता है तो ये स्पेशल प्रोटीन बनाई जाती है ताकि वो उस पैथोजन को इनएक्टिवेट कर दे, उसको पकड़ ले। ध्यान देना, ये सेल के द्वारा बनाई गई प्रोटीन है जो पैथोजन को मार रही है। और फैगोसाइटिस में क्या हुआ था, सेल के अंदर ही उसको निगल लिया गया, जो भी फॉरेनर पार्टिकल्स था उसको तो खा गए ये लोग। मोनोसाइट खा सकती है, न्यूट्रोफिल खा सकती है, लेकिन बी लिम्फोसाइट ने क्या किया, खुद सेल वहां थी, उसने केवल ये प्रोटीन बनाई और प्रोटीन के अंदर वो चिपक गया, उलझ गया और यहीं पर वो ग्रोथ नहीं कर पाया। ये एंटीबॉडी है, ये प्रोटीन जो है वो एंटीबॉडी है। ठीक है, याद होना चाहिए आपको। तो कौन बनाता है एंटीबॉडी? बनाने का काम है बी लिम्फोसाइट का, लेकिन कौन सी टाइप की और कैसी एंटीबॉडी बनाएं, उसकी मदद करने के लिए, उसको एक थोड़ा सा बूस्टअप करने के लिए मदद करता है टी लिम्फोसाइट। ये क्या करता है, हेल्प टू मेक स्पेसिफिक एंटीबॉडी। एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाने में मदद करता है बी लिम्फोसाइट की। ये पहचानता है उस बाहर से जो कुछ भी फॉरेनर पार्टिकल आया, ये पहचानता है और इसको बोलता है कि यार ये आ गया, इसको पकड़ो नहीं तो ये प्रॉब्लम करेगा, और ये इसको कमांड करता है और ये फिर बनाता है। ये दोनों एक साथ पाए जाते हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं। अगर इनकी संख्या कम हो गई तो ये एंटीबॉडी सही ढंग से नहीं बना पाएगा। ये इसकी हेल्प करता है। दोनों एंटीबॉडी बनाने में इनका रोल होता है लिम्फोसाइट का। आप सीधा यहां लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। कुल मिला के दोनों मिलाकर जो लिम्फोसाइट का मेन काम है वो है एंटीबॉडी बनाना। ये भी एक तरह से इंफेक्शन को रोकने की प्रक्रिया है। ठीक है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट कहीं ना कहीं मेमोराइज भी करके रखता है उस पूरी मैकेनिज्म को, कि इस टाइप का जब पैथोजन आया था तो कौन से टाइप की एंटीबॉडी बनाई थी। तो कहीं ना कहीं ये मेमोरी सेल के रूप में भी काम करती है। मेमोरी सेल, हेल्पर टी सेल, कई बार किलर सेल के रूप में भी काम करती है। कई अलग अलग टाइप की लिम्फोसाइट सेल होती है। तो हम ज्यादा इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। हमको यहाँ पर एक तो ये याद रखना है कि कौन है जो हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन रिलीज करता है। हिस्टामिन, सेरोटोनिन दोनों एलर्जी से रिलेटेड हैं, जबकि हेपेरिन ब्लड की क्लॉटिंग से रिलेटेड है। ब्लड की क्लॉटिंग को रोकता है, स्टॉप करता है, क्लॉट ना हो जाए उसको रोकता है। तो ये ओवरऑल अलग अलग टाइप का जो WBC था, ये मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश किया। मुझे लग रहा है कि कुछ नए नाम आपके सामने आ गए, कोशिश करेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट एंड फाइनल कौन बचा है हमारा बचा है थ्रोम्बोसाइट। थर्ड वाला हमारा बचा है थ्रोम्बोसाइट, जिसे हम प्लेटलेट्स के नाम से भी जानते हैं, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये थ्रोम्बोसाइट जो है ये भी बोन मैरो में ही बनता है, ये भी बोन मैरो में बनता है। आप बोल रहे सर WBC के बारे में तो बताया नहीं, वो कहाँ बनता है? भैया WBC भी बोन मैरो में बनता है, लेकिन उसको किस टाइप की WBC बनाना है, वो मॉडिफिकेशन, वो मैच्योरेशन, वो होता है थाइमस में। थाइमस एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हार्ट के पास होती है, वहां उसका मैच्योरेशन होता है। मैच्योरेशन ऑफ WBC टेक प्लेस इन द थाइमस, और फॉर्मेशन का होता है बोन मैरो से बन के आएंगी, फिर थाइमस में जाएंगी। थाइमस डिसाइड करेगा कि कौन सी लिम्फोसाइट सेल उसको बनाना है। अब जिसकी संख्या कम पड़ रही है वही उसमें उसको मॉडिफाई कर देता है, चेंज कर देता है। तो ठीक है, WBC की कहानी तो वहीं पे छोड़िए, थ्रोम्बोसाइट की कहानी शुरू करते हैं। ये भी बोन मैरो में बनती है। बोन मैरो में स्पेशल सेल होती है जो इनको बनाती हैं। उन सेल का नाम याद कर लीजिए, उसको बोलते हैं मेगाकैरियोसाइट सेल। ऐसी सेल भी होती हैं बोन मैरो में जिनका न्यूक्लियस नॉर्मल साइज से थोड़ा बड़ा होता है, इसीलिए इनका नाम दिया मेगाकैरियो। मेगाकैरियो मतलब जिन सेल का बड़ा न्यूक्लियस होता है, वो जब डिवाइड करती हैं तो प्लेटलेट्स बनाती हैं। एक्चुअली डिवाइड करती हैं तो कुछ इस तरह से इलोंगेटेड फ्रेगमेंट टाइप की सेल बनाती हैं। फ्रेगमेंट टाइप की सेल होती हैं
और ये आपके प्लेटलेट्स बनाती हैं। ये आपके प्लेटलेट्स है। इस तरह के ये फ्रेगमेंट जैसी सेल होती है, फ्रेगमेंटेड है ना, इनका शेप इस तरह से होता है। तो इनकी संख्या कितनी होती है प्लेटलेट्स की? आपने पढ़ा होगा जब डेंगू होता है तो प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाती है। एक्चुअली कोई भी टाइप का इन्फेक्शन हो वहां प्लेटलेट की संख्या डिस्टर्ब हो जाती है। इनकी संख्या होती है 1.5 लाख से लेकर 3 लाख तक। 1.5 लाख से लेकर 3 लाख तक, 3-3.5 लाख भी आप लिख सकते हैं पर mm³। ये काफी ज्यादा है, लेकिन आरबीसी के बराबर तो नहीं है, फिर भी ये काफी ज्यादा है। डब्ल्यूबीसी तो बहुत कम थी, केवल 6000 से 8000 थी, लेकिन ये प्लेटलेट्स लगभग 1.5 लाख से 3,500। कई बार सीवियर कंडीशन में इनकी संख्या जब डेंगू होता है 50,000 तक भी आ जाता है। उस वक्त उनको प्लेटलेट्स चढ़ाई जाती हैं व्यक्ति को। पूरे ब्लड में से आरबीसी डब्ल्यूबीसी हटाकर और केवल प्लेटलेट्स को प्लाज्मा में घोलकर व्यक्ति को चढ़ाते हैं। ऐसी डिवाइस, ऐसी मशीन हमारे पास हैं जो इस तरह का मदद करती है। इनका फंक्शन क्या है? प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है? एक्चुअली ये प्लेटलेट सेल इतने सारे फैक्टर रिलीज करती हैं जो ब्लड की क्लॉटिंग करवाते हैं। ब्लड की क्या कराते हैं? क्लॉटिंग करवाते हैं। ये ब्लड की क्लॉटिंग से रिलेटेड इनका मेन फंक्शन होता है। कई बार जब ब्लड कैपिलरी मान लीजिए रैप्चर हो गई, कहीं से लीकेज हो गई, तो जब ब्लड यहाँ से होके फ्लो होगा तो ये जो फ्रेगमेंट है वो उसमें उलझ जाते हैं, चिपक जाते हैं और यहाँ पर क्लॉटिंग बन जाएगा और जिससे पाइप का जो लीकेज है वो रुक जाता है। तो मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स इज आल्सो द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, बट इट्स मेन फंक्शन टू हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड की क्लॉटिंग से ही रिलेटेड इनका मेन फंक्शन होता है। ये आपको याद रखना है। संख्या इनकी आपको मैंने समझा दिया। तो इस तरह से हमारा जो ब्लड है उसका कंपोजिशन आपको समझ में आया होगा। जल्दी से मैं थोड़ा सा शॉर्ट में इसको करता हूँ। ब्लड की बात करता हूँ तो पहले प्लाज्मा हो गया, फिर यहाँ फॉर्म्ड एलिमेंट हो गए। फॉर्म्ड एलिमेंट, प्लाज्मा में हम बात करेंगे खासतौर पे प्रोटीन 3 तरह की, बाकी वाटर है, फूड है और कुछ आयंस है। फॉर्म्ड एलिमेंट की बात हम लोग करेंगे तो इरिथ्रोसाइट है, ल्यूकोसाइट है और थ्रोम्बोसाइट है। ठीक है, 3 तरह की हो गई। इरिथ्रोसाइट आरबीसी की बात करते हैं तो इनका हीमोग्लोबिन के पास होता है, रेड कलर होता है, संख्या 5.5 मिलियन पर mm³ होती है, 120 डेज इनका लाइफ स्पान होता है, स्प्लीन इनको फिल्टर करती है। इस तरह के कुछ डाटा आपको याद रखना है। ल्यूकोसाइट की बात करते हैं तो पहले आपका ग्रेनुलोसाइट हो जाएगा, फिर एग्रेनुलोसाइट हो जाएगा, माइक्रोस्कोप में जैसा दिखता है। ग्रेनुलोसाइट की बात करते हैं तो किस कलर से ये स्टेनिंग इनको किया जा सकता है? तो इओसिनोफिल हो जाएगा, बेसोफिल हो जाएगा, न्यूट्रोफिल हो जाएगा। बेसोफिल सबसे कम होती है, न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होती है। एग्रेनुलोसाइट की बात करते हैं तो लिम्फोसाइट हो जाएंगे और मोनोसाइट हो जाएंगे। लिम्फोसाइट की भी बात करते तो टी लिम्फोसाइट हो जाएगा और बी लिम्फोसाइट हो जाएगा। बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाता है, टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करता है। मोनोसाइट आपके फैगोसाइटिक होती है जो डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करती है। इसके अलावा न्यूट्रोफिल भी फैगोसाइटिस होती है, ये डिफेंस में हेल्प करती है। और जो बेसोफिल होती है वो हेपेरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन रिलीज करती है। और ये केवल हमारा जो इओसिनोफिल है ये एक तरह से रजिस्ट करता है इन्फेक्शन को रजिस्ट करने का काम इनका होता है। बस इतना सा आपका ब्लड है। और एक और रह गया हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट में ये थ्रोम्बोसाइट रह गया। थ्रोम्बोसाइट को हम प्लेटलेट्स बोलते हैं और इनकी संख्या आपकी 1.5 लाख से लेके 3.5 लाख होती है और इनका मेन काम है क्लॉटिंग में हेल्प करना। तो एक छोटा सा ब्लड का कंपोजिशन था। मुझे लग रहा है कि आप नए नए नाम थोड़ा याद करेंगे और आप इससे घबराना, इससे डरना बंद कर देंगे। क्वेश्चन कहाँ से बनते मैं हाईलाइट कर चुका था। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा अगले टॉपिक पे बात करते हैं। अगला टॉपिक होगा हमारा ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो थोड़ा सा बात करते हैं कि ब्लड ग्रुप का हमको पता कैसे चला।
जब वर्ल्ड वार चल रहे थे, हमारे सोल्जर बीमार, चोट लग जाती थी, उनके बॉडी से ब्लड निकलने लगता था, तो उस वक्त के जो डॉक्टर थे वो क्या करते थे, किसी दूसरे व्यक्ति का ब्लड निकाल के दूसरे व्यक्ति में चढ़ा देते थे। हाँ, थोड़ा सा उसको करने के लिए। उनमें से कुछ लोग तो बढ़िया सरवाइव कर जाते थे और कुछ लोग ब्लड चढ़ाते ही मर जाते थे। तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्या ब्लड अलग अलग टाइप का होता है। तो हमारे एक साइंटिस्ट थे, कार्ल लैंड स्टीनर। कार्ल लैंड स्टीनर, लैंड स्टीनर, थोड़ा सा इनका नाम स्पेलिंग देख लीजिएगा। ये कार्ल लैंड स्टीनर थे। उन्होंने जब अलग अलग लोगों के ब्लड को ऑब्जर्व किया तो उनको कुछ ब्लड में कुछ डाइवर्सिटी दिखाई दिया। एक्चुअली मैं आपको इसको अपने ढंग से अगर समझाऊं तो आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिए, जब कभी भी हमारे बॉडी में कोई फॉरेनर पार्टिकल आता है तो हमारी बॉडी उसको पहचान जाती है कि भाई कोई बाहर से कोई चीज आ गई, और हमारे बॉडी उसको रेस्पॉन्स करने लगती है, उसको मारने की कोशिश करने लगती है। मान लीजिए कोई वायरस आपकी बॉडी में आ गया, तो आपकी बॉडी चुपचाप तो नहीं बैठेगी। आपके बॉडी के अंदर एक इम्यून सिस्टम होता है। आपके बॉडी में क्या होता है? इम्यून सिस्टम होता है। और इम्यून सिस्टम बाहर से आने वाली किसी भी चीज को तुरंत आइडेंटिफाई करता है और रेस्पॉन्स शो करता है और उसके अकॉर्डिंग एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है। ये आपके बॉडी का नॉर्मल काम है, नेचुरल फंक्शन है। उसके पास WBC है, एंटीबॉडी बनाता है, और ये तब तक बनाता है जब तक कि उस इंफेक्शन को किल ना कर दे, उसको खत्म ना कर दे, तब तक आपका बॉडी काम करता है अगेंस्ट द फॉरेनर पार्टिकल। एनीथिंग, चाहे वो बैक्टीरिया है, वायरस है, या बाहर से कोई केमिकल आ गया, या कोई टॉक्सिक कोई भी चीज आ गई आपके बॉडी में बाहर से, उसके प्रति आपका बॉडी रेस्पॉन्स करता है और उसको न्यूट्रल करने की कोशिश करता है। ये हमारा नॉर्मल डिफेंस सिस्टम होता है बॉडी का। अब जब कार्ल लैंड स्टीनर ने देखा कि अलग अलग लोगों की आरबीसी में थोड़ा डिफरेंस था। किसमें डिफरेंस था? आरबीसी में। वहां पर उन्होंने देखा कि टोटल 4 तरह की आरबीसी दिखी उनको। अलग अलग लोगों का ब्लड जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो 4 तरह की आरबीसी उनको दिखाई दी। क्या दिखाई दी? आरबीसी में मेम्ब्रेन होगी, स्वाभाविक है, मेम्ब्रेन होती है, सेल होती है आरबीसी, तो इसके पास सेल मेम्ब्रेन होती है। और मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? लिपिड से और प्रोटीन से बनी होती है। और आपने इतना भी पढ़ा होगा कि लिपिड और प्रोटीन के साथ कुछ शुगर भी जुड़ी हुई पाई जाती हैं, कुछ लिपिड भी जुड़े हुए पाए जाते, सॉरी, शुगर पाई जाती हैं। हाँ, आपने पढ़ा था फास्फोरस भी जुड़ा हुआ पाया जा सकता है लिपिड के साथ, फॉस्फोलिपिड होता है। हाँ, ये आपका शुगर भी जुड़ी हुई पाई जा सकती है। हमने जब सिंगर एंड निकोलसन का मॉडल देखा था तो आपको याद होगा, सिंगर एंड निकोलसन का मॉडल क्या था? इस तरह था, और उसमें प्रोटीन पड़ी हुई थी। ये प्रोटीन कुछ इंट्रीगल थी, कुछ पेरिफेरल थी, और इनसे जुड़ी हुई कुछ शुगर पाई जा रही थी। ये इस तरह की शुगर दी थी। हाँ, तो ऐसे ही कुछ शुगर को उन्होंने देखा कि आरबीसी लगभग सबकी एक जैसी हैं, लेकिन इनकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ स्पेशल शुगर पाई जाती हैं। कुछ शुगर है जो पाई जाती है, और वो शुगर एक एंटीजन का काम करती है। एंटीजन मतलब एक फॉरेनर पार्टिकल के जैसे काम करती है। अगर वो एंटीजन हमारी बॉडी में आएगा, वो बाहर से कोई विदेशी चीज अगर अंदर आएगी तो हमारा बॉडी रेस्पॉन्स करेगा और उसको मारने के लिए एंटीबॉडी बनाना शुरू करता है हमारा बॉडी। तो देखिए क्या होता है, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। एक ऐसे व्यक्ति मिले जिनकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ए टाइप की शुगर मौजूद थी। उन्होंने बोला कि ये ऐसी शुगर है, इसको नाम दे दिया ए टाइप की शुगर। अब ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनमें इसी टाइप की आरबीसी पाई जाती है और उस मेम्ब्रेन पर ए टाइप की शुगर पाई जाती है, नॉर्मल है, ठीक है। दूसरे व्यक्ति ऐसे भी दिखाई दिए जिनके अंदर इस टाइप की शुगर नहीं थी, बल्कि कुछ अलग टाइप की शुगर थी। अब देखिए, शुगर तो कई तरह की है, मैंने आपको बताया था। ये मान लीजिए एक दूसरे टाइप की शुगर है। ऐसे भी व्यक्ति पाए जाते हैं इस दुनिया में, और ऐसे भी व्यक्ति पाए जा रहे थे जिन पर ए टाइप की शुगर भी मौजूद थी और बी टाइप की शुगर भी मौजूद थी। ऐसे भी व्यक्ति थे।
और ऐसे भी व्यक्ति थे जहां ना तो ए टाइप की थी ना बी टाइप की थी, वो नॉर्मल एक लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई सेल मेम्ब्रेन थी बस। इसको उन्होंने बी टाइप की शुगर बोला। यहाँ पर दोनों मौजूद थी, ए टाइप की शुगर भी मौजूद है, बी टाइप की शुगर भी मौजूद है। यहाँ पर ऐसी कोई स्पेशल शुगर मौजूद है ही नहीं। तो कार्ल लैंडस्टीनर को इस तरह के 4 अलग अलग टाइप के ब्लड दिखाई दिए लोगों के, जिनकी आरबीसी में डिफरेंस था, आरबीसी की मेम्ब्रेन पर वो शुगर में डिफरेंस था। और अब आप वो चीज समझिए कि आखिर एक व्यक्ति का ब्लड दूसरे में चढ़ाने से क्या हो जाता है। मान लीजिए ये कोई एक व्यक्ति है जिसका ब्लड इस टाइप का है। अब इस टाइप के व्यक्ति को जो ब्लड चढ़ाया जाएगा, अगर उसमें इसी टाइप की एंटीबॉडी है तो ये व्यक्ति इसको फॉरेनर पार्टिकल नहीं समझेगा। वो बोलेगा ये तो मेरा ही है, ये तो मेरे ही जैसा ब्लड है, और आसानी से इसको एक्सेप्ट कर लेगा और कोई रेस्पॉन्स नहीं करेगा और व्यक्ति जीवित रहेगा, सरवाइव कर जाएगा। लेकिन अगर गलती से क्या हो गया, अगर गलती से यहां पर इसको एक दूसरे टाइप का ब्लड चढ़ा दिया जिसके ऊपर बी टाइप का एंटीजन मौजूद है, अगर ये ब्लड इस आदमी को चढ़ा दिया तो इस आदमी की बॉडी क्या बोलेगी, अरे बाहर से कोई विदेशी चीज आ गई है, इसको मारो नहीं तो ये प्रॉब्लम करेगा। इसके प्रति रेस्पॉन्स शो करना शुरू कर देगा और एंटीबॉडी बनाएगा और इसको बिल्कुल मार देगा। और मारेगा तो ये जो ब्लड जो हमने बाहर से चढ़ाया वो अंदर जाकर क्लॉटिंग बना देगा, खराब हो जाएगा, मर जाएगा, और वो क्लॉट उस व्यक्ति की आर्टरी, वेन या कैपिलरी में जाके फंस जाएंगे और उस व्यक्ति का ब्लड फ्लो होना बंद हो जाएगा। उसने तो, उसकी बॉडी ने तो रेस्पॉन्स किया कि बाहर से कोई डिफरेंट चीज आई है, उसको किल करना है, न्यूट्रल करना है, और उसने इसको किल कर दिया, और इसके किल करने से इसके खुद के पाइप ब्लॉक हो गए, ब्लड कैपिलरी ब्लॉक हो गई और इसकी डेथ हो गई। ऐसा हो जाता है, अगर गलत टाइप का ब्लड चढ़ गया तो आदमी की डेथ हो जाती है। ये वो कारण बताया कार्ल लैंडस्टीनर ने। तो कुल मिला के ये शुगर एक ऐसा केमिकल है जो किसी व्यक्ति के इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडी बनाने के लिए स्टिमुलेट कर सकता है। किसी भी व्यक्ति के इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडी बनाने के लिए स्टिमुलेट करने वाले केमिकल, कोई भी केमिकल जो किसी बॉडी के अंदर पहुंचने के बाद वो केमिकल अगर एंटीबॉडी बनाने को स्टिमुलेट करते हैं तो उन केमिकल को हम बोलते हैं एंटीजन। एंटीजन बोलते हैं। एंटीजन ऐसा कोई भी केमिकल हो सकता है जो एंटीबॉडी बनवाने की पावर रखता हो। एंटीबॉडी कौन बनाएगा? किसी व्यक्ति की बॉडी में जब वो केमिकल जाएगा तो वो व्यक्ति की बॉडी उसको बनाएगी। तो ये जो शुगर है, ये शुगर ऐसा ही केमिकल है, इसको इम्यून सिस्टम आइडेंटिफाई कर लेता है। अब देखिए, आपको सीधा सिंपल मैं समझाने की कोशिश करूं। देखिए, इस व्यक्ति में कौन सा एंटीजन मौजूद है? एंटीजन, एंटीजन मतलब ये वो शुगर है जो एंटीबॉडी बनवाने की पावर रखती है अगर किसी दूसरे में जाएगा तो एंटीजन ए जिसका मौजूद है उसके ब्लड को हमने बोला कि भैया तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए टाइप का है, ए टाइप का ब्लड ग्रुप है। जिसके पास ए एंटीजन होता है उसका ब्लड ग्रुप कैसा है? ए। जिसके पास बी टाइप का एंटीजन है, जिसके पास बी टाइप का एंटीजन है उसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया? बी टाइप का हो गया। जिसके पास दोनों एंटीजन मौजूद हैं, इसके पास कौन कौन से एंटीजन मौजूद हैं? इसके पास ए भी है और बी भी है, इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए बी टाइप हो जाएगा। और जिसके पास ये दोनों ही एंटीजन नहीं है उसका ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा? नहीं है मतलब जीरो, जीरो मतलब ओ टाइप का, ओ टाइप इसको बोलते हैं जब एंटीजन नहीं है, नो एंटीजन। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखिए ये वाले व्यक्ति को देखो, ये वाले व्यक्ति को कौन कौन ब्लड चढ़ा सकता है? इसको देखिए, एक तो ये वाला कोई भी है वो इसको ब्लड दे सकता है। क्यों? क्योंकि सेम एंटीजन है तो ये पहचानेगा ही नहीं कि बाहर से कुछ चीज आई है, इसको आराम से एक्सेप्ट कर लेगा।
ये फिर ये वाला भी ब्लड ले सकता है क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है, ये वाला, तो ये एंटीजन ही नहीं है तो इसकी बॉडी में कोई एंटीबॉडी बनाने की प्रोसेस शुरू ही नहीं होगी। तो ये दोनों ही टाइप के ब्लड ले सकता है, ए टाइप का ब्लड भी ले सकता है और ओ टाइप का ब्लड भी ले सकता है, दोनों से यहां कोई प्रोसेस शुरू होने वाली नहीं है। इसकी हम बात करते हैं बी की, तो इस वाले व्यक्ति की अगर हम बात करते हैं तो ये किसका ब्लड ले सकता है, ये ले सकता है जिसका ब्लड बिल्कुल इसी के जैसा हो, या तो ये वाला ले लेगा या फिर ये वाला भी ले लेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं है तो ये आराम से इन दोनों ब्लड को ले लेगा। ये वाला किसका लेगा, देखिए ये वाला जो है जिसके पास ए एंटीजन बी एंटीजन दोनों है, ये ए एंटीजन वाला भी अगर लेगा तो बोलेगा ये तो मेरे पास पहले ही है, इसको पहचान नहीं पाएगा। ये वाले को भी ले लेगा, ये बी वाले को भी ले लेगा, बोलेगा अरे ये एंटीजन तो मेरे पास पहले से ही है, तो इसको भी ले लेगा। ए बी वाला कोई आ गया, बोलेगा ये वाला तो मेरे पास खुद ही है, दोनों के दोनों है, इसको भी ले लेगा। और ये वाले को भी ले लेगा, इसके पास तो कोई एंटीजन ही नहीं है। तो चारों टाइप का ब्लड लेने की पावर किसकी है, ब्लड ग्रुप ए बी की है। और ये बेचारा बड़े परेशान है, ये ना तो ए वाले को लेगा ना बी वाले को लेगा, इसको तो ये ही वाला चाहिए, केवल ओ वाला ही है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान देने की बात है कि कौन किसका ब्लड ग्रुप ले सकता है। अब एक सवाल और आता है कि किस ब्लड ग्रुप में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है। अब ये बताओ, जिसका ब्लड ग्रुप ए है, जिसके पास खुद ए एंटीजन है, क्या वो ए एंटीबॉडी बनाएगा कभी? कभी नहीं बनाएगा। क्यों? ए एंटीबॉडी बनाता तो खुद ही मर जाता हो, उसके पास खुद के पास ए एंटीजन मौजूद है। तो ये केवल बी एंटीजन के लिए एंटीबॉडी बना सकता है। इसका मतलब इसमें एंटीबॉडी कौन सी पाई जाएगी, इसमें एंटीबॉडी बी पाई जाएगी। बी को ये मार सकता है, ये वाला। ये किसको मार सकता है, ये ए को मार सकता है। बी तो खुद के पास है, ये केवल ए को मार सकता है। ये वाला दोनों एंटीजन खुद के पास है, इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, नो एंटीबॉडी, ना ए को मारेगा ना बी को मारेगा, इसके पास कोई एंटीबॉडी बनाने की पावर नहीं होगी, ना ए के लिए एंटीबॉडी बनाएगा ना बी के लिए बनाएगा। और ये वाला, ये ए एंटीबॉडी भी बना देगा और बी एंटीबॉडी भी बना देगा, दोनों को। अगर दोनों में से कोई भी आ गया तो उसको मार देगा। ये एकदम सेंसिटिव है, पावरफुल है। ए आ गया तो मारेगा, बी आ गया तो मारेगा, क्योंकि दोनों एंटीबॉडी इसके पास होती है। तो मुझे लग रहा है कि आप इसको रटना नहीं है, थोड़ा समझने की कोशिश करना है, आपको ब्लड ग्रुप आसानी से समझ में आएंगे। कल की क्लास में मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि लैब के अंदर ब्लड ग्रुप कैसे चेक करते हैं। हालांकि वो सिलेबस में आपके नहीं है, लेकिन आपका कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं फिर कल की क्लास में। ठीक है, ओके, बाय।